इसी तरह अगर हम देखें वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल के अंडर ही अलोंग द ग्रुप्स, ठीक है। अब हम ट्रेंड देखेंगे कि एक ग्रुप में, यानी जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू डाउन, देन क्या ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का। तो हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो हमने एक रीज़न ये बताया था कि चूंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता जाता है। क्यों ज़्यादा हो रहा था? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते थे, हमने कहा इसलिए न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, वहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा होता है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास पहला है, ये दूसरा एलिमेंट होगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसी को यहाँ पे बना लूँ, तीसरा एलिमेंट होगा, उसके 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा होगा, उसके ज़्यादा शेल्स होंगे, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स में भी क्या होता है बेटा, इजाफा होता है, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर आ गए न्यूक्लियस से। कैसे, इसको देखिएगा ज़रा। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको ज़रा हॉरिजॉन्टली ही बना रही हूँ, बट ये सपोज कीजिएगा कि ये इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है, कि ये किसी ग्रुप के अंदर है, कि जैसे आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आपने मूव किया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हुआ, इस तरह से, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हो रहा है, इट मीन्स कि इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब ये है, ठीक है ना। अब यहाँ इस न्यूक्लियस का होल्ड, इसकी फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि अब ये ज़्यादा डिस्टेंस पर वाक़या है, ओके। अब ये बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टेंस पर वाक़या है एज़ कंपेयर टू दिस, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल्स 3 है। अगर मैं एक और बना लेती हूँ, दिस वन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये डिस्टेंस, इट मीन्स के नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं बेटा, उस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस, फासला भी क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उनका फासला ज़्यादा होगा, उतनी ही फोर्स न्यूक्लियस की उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर फोर्स कम है, कम मजबूती से न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, इट मीन्स कि आपको कम एनर्जी देना पड़ेगी, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे वहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो दैट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, ओके। यही सारी चीज़ें हमने स्टडी आउट की। और लास्ट पे एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है कि ये रिपल्शन है, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, जो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के दरमियान आते हैं। अगर यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए बेटा, जो ग्रीन सर्कल में दिस वन, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये सारी यहाँ पे पिंक और यहाँ पे ब्लू फॉर्म में क्या है, ये उसके शेल्स हैं, ठीक है ना, हाफ पिक्चर आपको दिखाई हुई है। अब ये जो रेड एरो से आपको नज़र आ रहा है, ये बेटा अट्रैक्शन है बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेज हैं बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान क्या होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, एक दूसरे को ये दूर धकेल रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और शेल यहाँ पे आ जाता है, अगर मैं आपको बना के दिखा सकूँ, ओके, चूज दिस वन, ठीक है। अब देखिए एक और शेल यहाँ पे आ गया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी,
ठीक है ना। तो जैसे जैसे इसे कहते हैं इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन, कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी आपस में रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि भाई आप चले जाओ, आप चले जाओ, ठीक है। इन दोनों का इट मीन्स कि डिस्टेंस फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। कि जब रिपल्शन ज़्यादा होगी तो उस एटम का डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा शेल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने से क्या मुराद है कि जो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स उनकी रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पे कम हो रही है ना। जैसे जैसे यहाँ पर भी वही बात आ गई कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान रिपल्शन है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का होल्ड फिर उन पर उतना ही कम होता जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अलोंग द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज़ क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। ओके, और राइट, नेक्स्ट दैट इज आयनाइजेशन एनर्जीज। हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स कि अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स कि अगर आपने सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स कि अगर आपने किसी भी एटम में से थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, देन दैट वुड बी द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अभी जो हमने स्टार्टिंग पे स्टडी की दैट वाज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब सेकेंड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम, ये एन बेसिकली आपके पास ये एरो है, ठीक है। ओके, मैग्नीशियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी आपको देना पड़ी दैट इज 738 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो वो कन्वर्ट हो गया Mg+1 के अंदर, दिस वन, इस तरह से, ठीक है। मैग्नीशियम का आयन बन गया। अब अगर उस मैग्नीशियम आयन में से आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि वो कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2 में, ठीक है। Mg+2 बेटा क्या डिनोट करता है कि इसमें से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, ठीक है ना। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगी दैट वुड बी द I2 मीन्स कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स कि अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है किसी आयन में से तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू कि जब आपने उसी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया था। जिस तरह से यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का नज़र आ रहा है दैट इज़ द 738, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है 1451 किलो जूल पर मोल, इट मीन्स कि ये ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करवाना चाह रहे हैं तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी दैट वुड बी द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने देखा हो ध्यान से तो एक डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना तो वो मैग्नीशियम एटम इन गैसियस फॉर्म इसमें से करवाते हो, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हो, ठीक है। इसी तरह जब आपने बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करवाना होता है तो वो हमेशा आप Mg+2 से करवाते हो, +1 सॉरी, ठीक है, Mg+1 से करवाते हो, देन वो Mg+2 बनता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी में आप एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ठीक है वो लिटिल बिट टफ होता है कि आपको एनर्जी देना पड़ती है, बट अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिमूव आउट करवाने की बात करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज 9 से निकलता है, कि टाइन से, ठीक है। यानी अगर हम बात करें Mg+1, ठीक है, इसका मतलब है कि अब न्यूक्लियस ये न्यूट्रल एटम नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मीन्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो आपने निकाल लिया बाहर, देन वो कन्वर्ट हुआ Mg+1 में, ठीक है। तो जब ये Mg+1 में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज था अब उसका होल्ड ज़्यादा हो गया है जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
होता है ना, एक दफ़ा उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, अब वो न्यूक्लियस ज़्यादा मुहतात हो गया। वैसे भी आपने इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, इस वजह से वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रॉन को तो निकाल लिया, बट प्रोटॉन्स तो उतने ही है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले 6 प्रोटॉन खींच रहे थे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, फॉर एग्जांपल 6 प्रोटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। अब आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, इट मीन्स कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जस्ट अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है, इन 6 प्रोटॉन की। अब अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इट मीन्स कि आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, दैट इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें बेटा इंडेक्स ऑफ मेटालिक करेक्टर के बारे में बताती है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेटालिक करेक्टर मींस कि आप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आइदर दिस मैटर वुड बी मेटालिक और नॉन मेटालिक और मेटालॉइड, ठीक है। अगर आप उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखते हो तो वो कम होती है, इट मीन्स कि वो क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है ना। मेटल्स आपको पता होगा कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, ज़्यादा आसानी से खारिज कर देती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको कम एनर्जी देना पड़ती है, ठीक है। इस तरह से जिसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी, यानी आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करवाने के लिए, तो इट मीन्स कि वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होते हैं बेटा, मेटलाइड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू जो है वो हमें वैलेंसी के बारे में भी बताती हैं, ठीक है। अब वैलेंसी के बारे में किस तरह से बताती हैं कि अगर पहली और दूसरी या कुछ वैलेंसीज के अंदर सफिशेंट गैप हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो इट मीन्स के वो उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि वो कोर शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कोई कोई भी फॉर एग्जांपल एटम है, उसके आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ देखें, ठीक है, ये इनके दरमियान डिफरेंस तो है बट इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू, ये मैं इसको बैक कर रही हूँ, देन आप वैल्यू नोट कीजिएगा, दिस वन, ठीक है, 1157, ठीक है। यानी कि थर्ड और फोर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दैट इज़ 2745, बट दैट इज़ 11578। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो किसी एक शेल से निकले हैं, और जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो उस शेल के नहीं है बल्कि किसी दूसरे शेल के हैं, ठीक है। अब पहली 3 जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि वो नियर अबाउट हैं, एक दूसरे के करीब हैं, ठीक है। इस वजह से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उनकी एनर्जी की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें वैलेंसी का भी बेटा पता चलता है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।